आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेंडिंग थ्योरी है। बेंडिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। तो बेंडिंग थ्योरी जो है उसको समझने से पहले ये समझना है कि प्योर बेंडिंग क्या होती है, क्योंकि जो बेंडिंग थ्योरी है वो हमारे पास क्या है, प्योर बेंडिंग की वजह से ही जो है डिराइव हुई है। तो प्योर बेंडिंग क्या है? When shear force at any section of beam member is zero while bending, then it is known as pure bending। अब अगर किसी भी बीम जो है, कोई सेक्शन है उसका या कोई भी बीम है जो कि बेंड हो रही है, तो इस बेंडिंग के दौरान अगर उस बीम में या उस बीम के पोर्शन में शेयर फोर्स जीरो हो रही है, तो वो जो पोर्शन होगा या वो जो बीम होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्योर बेंडिंग होगी वहां पे। लेट अस सपोज अ स्ट्रेट बीम विद मोमेंट एट इट्स बोथ एंड एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक स्ट्रेट बीम है, इसके बोथ एंड पे हमने क्या कर दी, मोमेंट लगा दी। तो इस मोमेंट की वजह से इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंडिंग आ जाएगी। तो ये जो बेंडिंग हमारे पास आएगी ये हमारे पास प्योर बेंडिंग आएगी। अब अगर इसका बीम का कोई भी हम सेक्शन एट अ डिस्टेंस x ले लें, तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी बीम का सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमें इंटरनल लोडिंग्स मिलती हैं। जो इंटरनल लोडिंग्स क्या होती हैं, ये जो है इस पे ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर जो है वो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर समझाऊं तो इंटरनल लोडिंग हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। किसी भी बीम का सेक्शन काटें तो तीन किस्म की इंटरनल लोडिंग्स आती हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में शेयर फोर्स, और एक हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ जो हमारी बेंडिंग मोमेंट है इसको एम आर से डिनोट किया है, जो कि हमारे पास रेजिस्टिंग मोमेंट है। अब समेशन एम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पे अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो लें और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें, तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एम आर माइनस एम, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा इस एम की इक्वल हो जाएगा। और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर आप देखें अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेते हैं तो वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो स्पेसिफिक केस है हमारा, इसमें क्या है कि जो एम हमारे पास सिर्फ बेंडिंग बेंडिंग हो रही है, और इस केस में हमारे पास जो शेयर फोर्स है वो जीरो है। तो ये केस हमारा एक एग्जांपल है प्योर बेंडिंग की। इट इज पॉसिबल दैट होल बीम और पोर्शन ऑफ बीम इज इन प्योर बेंडिंग। ये पॉसिबल है कि हमारे पास पूरी बीम, जैसे ये एक आइडियल बीम थी हमारे पास जो प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी बीम हमारी जो है वो प्योर बेंडिंग में हो, या जो है बीम का कोई पोर्शन जो है वो हमारे पास प्योर बेंडिंग में हो। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई भी एक बीम है, इस पे दो लोड्स लगे हुए हैं एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द सपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट ड्रा करने के लिए हमें रिएक्शन चाहिए होते हैं। अगर आप देखें तो सब दोनों सपोर्ट से सेम डिस्टेंस पे जो है P1 लगे हुए हैं, तो इसकी जो रिएक्शंस आएंगे वो हमारे पास P1 आएंगे। इसकी अगर हम शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं तो ये P1 अपवर्ड चला जाएगा, फिर हमारे पास ये यहाँ तक आके P1 डाउनवर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये देखें आपके पास, फिर यहाँ पे P1 डाउनवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन जो है सपोर्ट रिएक्शन P1 अपवर्ड आ जाएगा। इसकी बेंडिंग डायग्राम बनाएं तो यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव एरिया है तो C तक पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास लीनियर D तक जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगर देखें नेगेटिव मूवमेंट है तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर इस बीम में हम देखें तो ये जो पोर्शन हमारा है CD पोर्शन है, ये CD पोर्शन, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्योर बेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक अगर बीम में बेंडिंग हो रही है और शेयर उस केस में जीरो है, जिस पोर्शन में शेयर जीरो है और बेंडिंग आपके पास है, तो वो आपके पास प्योर बेंडिंग है। अब आते हैं बेंडिंग थ्योरी की तरफ। अब ये जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है, तो ये जो थ्योरी अब बनी है, तो इसकी सबसे पहले इन्होंने क्या की है, कुछ एजम्पशंस ली है, उस एजम्पशन की बेसिस पे ये थ्योरी बनी है। सबसे पहले बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, जो हमारा बीम है वो इनिशियली स्ट्रेट है। बीम मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, जो हमारे पास बीम का मटेरियल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। थर्ड हमारे पास है बीम मटेरियल ओबेज हुक लॉ, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। बीम का जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब ये है कि वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। जो हमारे पास हम ऑलरेडी हुक्स लॉ का जो है लेक्चर हम पढ़ चुके हैं।
इसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ वेट ऑफ बीम इज नॉट कंसिडर। जो सेल्फ वेट है बीम का उसको नहीं कंसिडर किया गया, क्योंकि अगर आप सेल्फ वेट बीम का कंसिडर करेंगे तो लाजमी उसका वेट सेंटर पे एक्ट करता है, तो उसकी वजह से आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड जो है एक वेट का आएगा, तो उस वेट की वजह से वहां पे शेयर फोर्स लाजमी बनेगा, तो वो फिर हमारा प्योर बेंडिंग नहीं बनेगी। इस वजह से यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ बीम जो है इसको कंसिडर नहीं किया। Plain transverse fibers will remain plain straight even after bending। जो हमारे पास ट्रांसवर्स फाइबर्स है, ये जो हमारे पास अगर फिगर देखें तो अलोंग द लेंथ हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, और अलोंग द डेप्थ हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं। तो ये जो हमारे पास ये assumption है कि जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है इसमें हमारे पास कोई जो है स्ट्रेन या एलोंगेशन नहीं आएगी। ये है कि हमारे पास बेंड हो सकते हैं, यानी सिर्फ बेंड हो जाएंगे, इसमें हमारे पास कोई एलोंगेशन नहीं आएगी। जो हमारे पास स्ट्रेन या एलोंगेशन आएगी वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में आएगी सिर्फ। इसके अलावा पॉइजन इफेक्ट इज निगलेक्टेड। जो पॉइजन का इफेक्ट है वो निगलेक्ट किया गया है इस थ्योरी में। पॉइजन इफेक्ट जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं। पॉइजन इफेक्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक मटेरियल है उस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, तो उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उसमें क्या आएगी कि उसका जो साइज है वो उसकी लेंथ में कमी आएगी, लेंथ के साथ साथ उसकी जो विड्थ है या डेप्थ है उसमें चेंज आएगा। तो इसके जो रेशो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉइजन रेशो होता है। तो वो जो पॉइजन का इफेक्ट है वो क्या किया गया है, निगलेक्ट किया गया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम है टेंशन और कंप्रेशन के लिए, यानी बेंडिंग में अपर टॉप फाइबर्स में हमारे पास कंप्रेशन आ रही है, बॉटम फाइबर्स में हमारे पास टेंशन आ रही है, तो दोनों केसेस के लिए हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, वो हमारे पास सेम है। बीम इज प्रिज्मेटिक दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम। बीम जो है हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बीम है, यानी ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास क्या थी, इजम्पशंस थी। इन इजम्पशंस की बेस पे जो है वो बेंडिंग थ्योरी या जो है बेंडिंग इक्वेशन डिराइव हुई है। नाउ लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, और इसके बोथ एंड पे हमारे पास क्या मूवमेंट्स लगी हुई हैं। In the beam during bending, the top fibers will be in compression and the bottom fibers will be in tension। अब ये जो इसमें मूवमेंट लगेगी, इस मूवमेंट की वजह से इसमें जो बेंडिंग आएगी, तो हमारे पास जो टॉप फाइबर्स आएंगे, टॉप फाइबर्स हमारे पास कंप्रेशन में होंगे और बॉटम फाइबर जो है वो हमारे पास टेंशन में होंगे। और ये जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है या न्यूट्रल प्लेन है, तो इससे टॉप फाइबर्स हमारे पास कंप्रेशन में होंगे और इससे बॉटम फाइबर्स हमारे टेंशन में होंगे। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ बीम हैविंग लेंथ dx। अब ये जो हमारे पास ए बी सी डी एलिमेंट लिया है एक बीम का, जिसकी हमारे पास लेंथ को अगर देखें तो dx लेंथ है, तो इसको क्या किया है, इसको कंसिडर किया है, बीम के एक एलिमेंट को कंसिडर किया है। There is a plane in beam where no stress or strain occur, that plane is called neutral plane। तो इस बीम में एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें ना तो स्ट्रेसेस होंगी ना स्ट्रेन होगी, तो वो जो हमारे पास प्लेन होगा वो हमारे पास न्यूट्रल प्लेन होगा। यानी कुछ प्लेन्स में हमारे पास या कुछ प्लेन या फाइबर्स में हमारे पास जो है टेंशन आ रही है, जो कि हमारे पास बॉटम प्लेन या फाइबर्स हैं, और टॉप प्लेन या फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास कंप्रेशन आ रही है। तो अगर आप देखें तो नीचे टेंशन और ऊपर कंप्रेशन, तो ये टेंशन से ऊपर आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टेंशन जीरो हो जाएगी, जहां पे कंप्रेशन भी नहीं होगी। उसके बाद फिर आगे जो है आपके पास कंप्रेशन स्टार्ट होके और एक्सट्रीम जो टॉप फाइबर्स है वहां पे आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। ये जो है हमारे पास, ये जो है इस बीम का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो आपके पास अलोंग द सेंट्राइड एक लाइन पास होती है, ये आपके पास क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस। नाउ ड्रा दिस एलिमेंटल बीम सेपरेटली। अब ये जो हमारे पास एलिमेंटल बीम है इसको क्या करना है, इसको हमने सेपरेटली ड्रा कर दिया है। ये हमारे पास ए बी लेयर है टॉप, एक्सट्रीम टॉप, और ये हमारे पास सी डी लेयर है एक्सट्रीम बॉटम, और ये हमारे पास ई एफ है जो कि हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है।
नाउ टेक अ लेयर जी एच एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल प्लेन है, इससे एट अ डिस्टेंस वाई हमने क्या करना है, एक लेयर को सेलेक्ट किया है जी एच। अगर आप यहाँ एलिमेंटल में भी देखें तो जी एच लेयर है एट अ डिस्टेंस वाई, यहाँ पे भी देखें तो एट अ डिस्टेंस वाई आपके पास एक जी एच लेयर है। y is equal to perpendicular distance of any fiber plane from neutral axis। ये जो y है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ एनी फाइबर या प्लेन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से हमारे पास डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Now after bending, the top fibers will be in compression, that is A dash B dash, and the bottom fibers will be in tension, that is C dash D dash। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जब बेंडिंग से पहले का केस था, जब स्ट्रेट था इनिशियली हमारे पास बीम, तो उस केस में क्या था कि ये ए बी और सी डी, ये ए बी टॉप फाइबर्स और ये सी डी बॉटम फाइबर्स, तो ये हमारे पास क्या थे, स्ट्रेट थे। अब जब इसमें बेंडिंग आ गई तो बेंडिंग के बाद अगर हम देख सकते हैं जो हमारे पास जो टॉप फाइबर्स है, तो उसमें हमारे पास कंप्रेशन आ रही है, जो कि हमारे पास ए बी से ए डैश बी डैश हो गया, और जो बॉटम फाइबर्स है उसमें हमारे पास टेंशन आ रही है, जो कि हमारे पास सी डी से सी डैश और डी डैश हो गया। जो द न्यूट्रल प्लेन विल रिमेन द सेम हैविंग नो डिफॉर्मेशन। तो ये जो हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है ई एफ, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई हमारे पास डिफॉर्मेशन नहीं आएगी आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। Tension will be produced in the GH layer which is at a distance y from neutral axis। तो ये जो हमारे पास GH लेयर है इसमें भी टेंशन आएगी, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेन से नीचे है। जो न्यूट्रल प्लेन से नीचे की लेयर्स जितने भी होंगी उसमें टेंशन होगी, और न्यूट्रल प्लेन से ऊपर की जो लेयर उसमें हमारे पास कंप्रेशन आ रही है। तो ये लेयर हमारी न्यूट्रल प्लेन से नीचे है एट अ डिस्टेंस y, तो इसमें भी हमारे पास टेंशन आ रही है। R is the radial distance from center of curvature to the neutral plane। तो अब ये जो R है हमारे पास, ये क्या है, ये जो हमारे पास नॉर्मल बन रहा है इसको हम एक्सटेंड करते हैं, और ये जो नॉर्मल बनता है इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम C कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखें तो ये बेंडिंग के बाद ये हमारे पास जो लेयर्स हैं ये कर्व की शेप में है, तो ये इसलिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो R है ये रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द न्यूट्रल प्लेन। तो ये जो पॉइंट C से हमारे पास न्यूट्रल प्लेन तक का डिस्टेंस है, ये इसको हमने R का नाम दिया है, जो कि हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है। और ये जो थीटा है ये हमारे पास इसका जो हमारे पास इस नॉर्मल और इस नॉर्मल का जो एंगल है वो है। अब इन स्ट्रेट एलिमेंट वी सी डेट ई एफ इज इक्वल टू जी एच। अब ये जो स्ट्रेट एलिमेंट हमारा, अगर इसमें देखें तो ये जो ई एफ है ये जी एच, ई एफ और जी एच आपस में इक्वल हैं। तो स्ट्रेन इन अ प्लेन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज, तो हमारे पास अब जो स्ट्रेन यहाँ बनेगी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन, ये जो हमारे पास इस जी एच जो मेंबर है या जी एच जो हमारे पास एलिमेंट है, लेयर है, इसमें जो स्ट्रेन बनेगी वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। अब अगर देखें तो हमें पता है कि जो आर्क लेंथ है ये, अगर आप देखें तो जो जी एच है ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ जो है ये हमारे पास इक्वल है दिस रेडियस इनटू दिस एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो ई एफ है, ये ई एफ ये हमारे पास आर्क है, तो इसका जो हमारे पास आर्क लेंथ बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियस इनटू दिस एंगल आर थीटा। और ये हमें यहाँ से पता है कि ई एफ जी एच की भी इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ई एफ को इक्वल टू जी एच भी लिख दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास लेयर था जी एच, बेंडिंग के बाद ये कन्वर्ट हुआ जी डैश एच डैश पे। तो इस जी डैश और एच डैश का आर्क लेंथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला है वो एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल तो थीटा है। अब यहाँ पे इसका जो रेडियस बनेगा वो आर प्लस दिस डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा वाई का, आर प्लस वाई। तो जी डैश एच डैश जो है वो आर प्लस वाई इंटू थीटा। अब अगर हम देखें तो ये जो हमने लेयर सपोज किया था इसमें जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन हमें पता है बाय डेफिनेशन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हमने करना है। अब चेंज इन लेंथ कितना है, तो वो अगर यहाँ पे टेंशन आ रही है मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है तो लेंथ बढ़ रही है, तो हमारे पास दिस डिस्टेंस जी डैश एच डैश माइनस दिस ओरिजिनल जी एच।
ये हमारे पास जो लेंथ बढ़ गई वो माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। अब जी डैश एच डैश जो है वो हमारे पास आर प्लस वाई इंटू थीटा था, और जी एच जो है हमें पता है कि आर थीटा की इक्वल है, और जी एच यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ जो है वो आर थीटा की इक्वल हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वाई थीटा डिवाइडेड बाय आर थीटा रह जाएगा। ये आपस में थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो स्ट्रेन है वो y बाय आर जो है इसकी इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। Now as we assume that material of beam will obeys Hooke's law, अब हमने क्या assume किया था कि जो मटेरियल ऑफ बीम है वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। तो हुक्स लॉ से हमें पता है जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, या स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो हमारे पास स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब अगर हम इक्वेशन 1 देखें और इक्वेशन 2 देखें तो दोनों इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेन की बन रही है। तो वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू y बाय आर थी, और यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू सिग्मा बाय ई है। तो हम लिख सकते हैं कि y बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, क्योंकि ये दोनों आपके पास स्ट्रेन की इक्वल हैं। और यहाँ से हम अगर देखिए इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास सिग्मा बाय y, अगर ये y यहाँ पे आ जाए तो ये e हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सिग्मा बाय y इज इक्वल टू ई बाय आर, ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। As the stresses here are produced due to bending, so the stresses will be bending stresses। अब यहाँ पे हमारे पास जो stresses प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे पास प्योर बेंडिंग की वजह से हो रही हैं, तो हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी वो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी। तो ये जो फार्मूला इक्वेशन 3 है इसमें सिग्मा की जगह हम क्या कर देंगे, सिग्मा बी कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेसेस हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस थी। और अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास नीचे टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही थी, सिग्मा बी टेंशन, और ऊपर हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही थी, तो सिग्मा बी कंप्रेसिव। अगर इसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए तो यहाँ पे टॉप फाइबर्स में कंप्रेशन हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेशन कम होते होते यहाँ पे ये न्यूट्रल प्लेन आ गया जिस पे कोई स्ट्रेसेस नहीं है, और फिर हमारे पास जो स्ट्रेसेस आगे टेंसाइल स्ट्रेसेस बढ़ती गई, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम बॉटम फाइबर्स है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अगर हम ये बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालें तो सिग्मा बी इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, ये वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब E by R is constant for the given beam, so bending stresses are directly proportional to Y। अब E by R जो है वो इस स्पेसिफिक बीम के लिए क्या है, कांस्टेंट है। E यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि कांस्टेंट है, और R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी जो है इस बीम के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो सिग्मा बी है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। मतलब ये है कि हम y की जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है y, अगर इसको हम हमारे पास लेट सपोज अगर थोड़ा बढ़ाएं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कम होगी, और अगर हम इसको एट द एंड एक्सट्रीम तक पहुंचा दें तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी। अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं एक्सट्रीम पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, यहाँ एक्सट्रीम पे आपके पास मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी। तो ये न्यूट्रल प्लेन है, इससे अगर y का डिस्टेंस इतना है स्ट्रेसेस कम है, इतना है तो और बढ़ जाता है, और हम y का डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो स्ट्रेसेस बढ़ती जाएंगी। Which means the variation in bending stresses is linear for y is equal to 0, bending stresses will be 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएशन इन बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो लीनियर है, मतलब वो y के साथ जो बेंडिंग स्ट्रेसेस में वेरिएशन आ रही है वो y के साथ लीनियर जो है वो चेंज हो रही है। जो वेरिएशन आ रही है वो y की वजह से लीनियर वेरिएशन आ रही है। फॉर y इज इक्वल टू 0 बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी 0। अब अगर y के डिस्टेंस हम 0 करें तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिग्मा b 0। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये हमें क्या बता रहा है, न्यूट्रल एक्सिस का बता रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमारे पास देखें 0 स्ट्रेसेस हैं। अब नाउ कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस हैविंग एरिया इक्वल टू dA। अब हमने क्या करना है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इससे हमने एट अ डिस्टेंस y एक एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका एरिया हमारे पास dA है, और स्ट्रेसेस तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस आएंगी एट अ डिस्टेंस y वो हमारे पास E बाय आर इंटू वाई होंगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे
स्ट्रेसेस भी हमें पता है और एरिया भी पता है, तो यहाँ से हम रेजिस्टिंग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। हमें जो स्ट्रेस के फार्मूले से पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जो रेजिस्टिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया, तो वहां से हमारे पास जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो सिग्मा बी है और एरिया जो है वो डी ए है। तो इस सिग्मा बी की वैल्यू हमें पता है ई बाई आर इंटू वाई है मल्टीप्लाई बाय डी ए। तो ये तो हमारी हो गई रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग मोमेंट ये है कि अगर किसी भी बीम पे लोड लगता है तो उस लोड को जो है वो बीम रेजिस्ट करती है, उस लोड को बीम रेजिस्ट करती है, यानी अगर आप बीम के पे लोड लगता है तो उसकी वजह से उसमें जो चेंजेस आती है तो बीम ये ट्राई करती है कि वो अपनी पोजीशन रीगेन करे। फिर उसके बाद रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट है इसकी जो रेजिस्टिंग मोमेंट होगी, मोमेंट हमें पता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टिंग फोर्स होगी वो dp है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो हमारे पास y है। तो अब अगर ये तो हमारे पास इस एलिमेंट की रेजिस्टिंग मोमेंट थी। अब अगर हम पूरे बीम के लिए रेजिस्टिंग मोमेंट निकालना चाहें, अगर आप देखें तो ये अब आपके पास रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो है हमारे पास टेंसाइल रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है वो करती हैं। तो वो जब हमारे पास है तो पूरे बीम के लिए अगर हम ये रेजिस्टिंग मोमेंट निकालना चाहें तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल डी एम है, ये जो डी एम है और ये डी पी इंटू वाई है, हम क्या करेंगे पूरे बीम के लिए हम इस दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डी कैंसिल आउट होके एम हो जाएगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे डी पी इंटू वाई। अब ये जो m है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफर्ड बाय बीम मटेरियल टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो अब जो हमारे पास एक्सटर्नल जो लोड या फोर्सेस हैं उसकी वजह से हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट आएगी उसको जो बीम का मटेरियल रेजिस्ट करेगा, जो बेंडिंग मोमेंट आएगी उसको जो बीम का मटेरियल रेजिस्ट करेगा, तो वो जो हमारे पास जो मोमेंट रेजिस्टिव मोमेंट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटीग्रल dp इंटू वाई है तो dp की वैल्यू हमें पता है e बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए, तो हम ये पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वाई था तो ये हमारे पास y आ गया। अब ये जो मोमेंट है e बाई आर हमें पता है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू डी ए रह जाएगा। अब ये इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये हमें पता है कि ये आई की इक्वल है जो कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी भी मटेरियल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से m जो है वो e बाई आर इंटू आई हो जाएगा और ये i यहाँ पे आ जाएगा तो m बाई आई जो है वो e बाई आर की इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन राइट m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाई वाई इज इक्वल टू e बाई आर। अब इक्वेशन 3 को अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या था, सिग्मा b बाई वाई इज इक्वल टू e बाई आर, और हमारे पास इक्वेशन 4 m बाई आई इज इक्वल टू e बाई आर। तो इन तीनों से हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के में e बाई आर जो है वो सेम है, तो सिग्मा b बाई वाई भी e बाई आर की इक्वल है इक्वेशन 3 के मुताबिक और m बाई आई जो है ये भी e बाई आर की इक्वल है इक्वेशन के मुताबिक। तो हमारे पास m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाई वाई इज इक्वल टू e बाई आर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन या थ्योरी ऑफ बेंडिंग। तो बेसिकली ये हमारी थी बेंडिंग इक्वेशन या थ्योरी ऑफ बेंडिंग। अब ये जो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन आई, या इसमें हमारे पास ये जो m है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि क्या है। I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, और सिग्मा b जो है वो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस है, y जो है वो लोकेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, E जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल और R जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ से अगर आप देखें ये जो पहले दो रिलेशंस हैं अगर हम ये लें तो यहाँ से सिग्मा b जो है वो m y बाई आई की इक्वल है, ये y यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आपके हमारे पास I ऑलरेडी है, तो सिग्मा b जो है वो m y बाई आई की इक्वल हो गया। ये इक्वेशन इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सर फार्मूला विच इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास फ्लेक्सर फार्मूला है। फ्लेक्सर फार्मूला
जो है वो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस ही हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक टर्म यूज होती है सेक्शन मॉडुलस की। सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल और न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग to the distance of outermost layer fiber from the centroidal axis। अब ये सेक्शन मॉडुलस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशो है मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। अब एक कोई बीम बेंडिंग, जिस बीम में बेंडिंग हो रही है तो उसका जो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा उसका रेशो टू द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर, जो हमारे पास एक्सट्रीम फाइबर है वहां तक का डिस्टेंस, जो इन दोनों का रेशो है ये हमारे पास z की इक्वल है, जो कि हमारे पास सेक्शन मॉडुलस है। तो अब ये जो हमारे पास जो फ्लक्सर फॉर्मूला था सिग्मा b इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, तो ये हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा b इज इक्वल टू एम, और अगर y नीचे आ जाए तो इसको हम i बाय वाई लिख सकते हैं, और ये जो i बाय वाई है ये हमारे पास सेक्शन मॉडुलस है, इसको हम z लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जो है आज का लेक्चर अबाउट थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या बेंडिंग इक्वेशन जो हमारे पास थी। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।